हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके ना। जैसा कि आपको पता है कि हमारे यहाँ पे सीएपीएफ की पीवाईक्यू की सीरीज चल रही है, जिसमें हम अभी तक ऑलरेडी बायोलॉजी, फिजिक्स और डिफेंस से रिलेटेड जितने भी आपको पिछले 10 साल में सीएपीएफ में क्वेश्चंस पूछे गए सब हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। और अभी हम यहाँ पे केमिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम अभी तक 4 वीडियोस में आपके लिए ऑलरेडी ला चुका हूँ, और ये आपकी यहाँ पे फिफ्थ और लास्ट वीडियो होने वाली है। इसके साथ हम यहाँ पे केमिस्ट्री के पिछले पीवाईक्यूज हम यहाँ पे पिछले 10 साल के कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर वीडियोस में जो आपके यहाँ पे टॉपिक होने वाले, जिसके ऊपर पीवाईक्यूज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, तो वो है आपके यहाँ पे केमिकल इक्वेशंस, केमिकल रिएक्शंस और फिर कुछ आपके यहाँ पे मिसलेनियस क्वेश्चंस। ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, जितना ज़्यादा हो सकता है इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि दूसरे तक पहुंच पाए, उनकी भी यहाँ पे हेल्प हो पाए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो यहाँ पे लाइक भी जरूर कर देना। कोई भी डाउट होता है, कोई सजेशन होता है, तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर देना। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। तो वहाँ पे आपको ये पर्टिकुलर जितनी भी पीडीएफ्स हैं यहाँ पे सब कुछ आपको उसी टेलीग्राम चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगी। दूसरी चीज़ कि यहाँ पे जो हमने रिकमेंड कर रखा था मैंने पहले भी आपके पिछले यहाँ पे कुछ वीडियोस में, कि आपको यहाँ पे चाहे आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हो या सीएपीएफ की तैयारी कर रहे हो, आपको यहाँ पे दोनों के पीवाईक्यू जरूर लगाने हैं। तो दोनों के ही पीवाईक्यूज की सीरीज की प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे दे दूंगा, वहाँ पे जाके जरूर देख लेना। दोनों आप अगर लगाओगे तो आपकी एक तरीके से आप ऐसे समझ सकते हो, आपकी यहाँ पे प्रैक्टिस होती रहेगी। ठीक है। तो चलो हम लोग यहाँ पे शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे टॉपिक देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे केमिकल इक्वेशंस और केमिकल रिएक्शन। तो हम एक ही साथ इन दोनों टॉपिक्स के क्वेश्चंस लगाएंगे। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है। तो सबसे पहला है आपका यहाँ पे 2021 में पूछा गया, यहाँ पे आपसे बोल रहे हैं पैकेट ऑफ पोटैटो चिप्स आर यूजुअली फ्लश्ड विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। अब देखो यहाँ पे जो आपको कुछ दे रखा है, यहाँ पे जो एक तरीके से आप ऐसे समझ लो, यहाँ पे जो टर्म दे रखी है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, वो है यहाँ पे रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी बेसिकली आपकी एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे आप मान लो कोई आपने एक पैकेट फूड रखा है। ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको पोटैटो चिप्स के पैकेट के अकॉर्डिंग बात हो रही है, तो हम यहाँ पे पैकेट के रिलेटेड जो आपको फूड है यहाँ पे उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जैसे मान लो आपके पास कोई भी आपका एक पैकेट फूड है, अगर आप उसको एक बार खोल देते हो, ठीक है, और खोल के बस यहाँ पे उसको खुला रख दे रहे हो, ना तो उसको मतलब सही से बंद करके रख रहे हो, तो फिर क्या होता है बेसिकली यहाँ पे कि जो उस फूड के अंदर अनसेचुरेटेड फैट आपके यहाँ पे प्रेजेंट होगा ना, उसमें अनसेचुरेटेड फैट, उसके साथ यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीडेशन होने की वजह से कि आप यहाँ पे देखोगे कि उससे ना फिर बदबू सी आने लग जाती है। ठीक है। मतलब आपके यहाँ पे जो आप ऐसे समझ सकते हो, बदबू भी आने लग जाएगी और फ्लेवर भी थोड़ा ना खट्टा खट्टा सा लगेगा। ठीक है। मतलब यहाँ पे अच्छा टेस्ट नहीं आएगा, और साथ ही साथ उसमें बहुत गंदी स्मेल भी आने लग जाएगी जितने टाइम तक आप उसको ओपन रख दोगे। ठीक है। तो वहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जा रहा है। ठीक है। तो ऑक्सीजन के साथ वहाँ पे वो रिएक्ट कर जा रहा है, इस तरीके से आप समझ सकते हो। दूसरी चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि इसको प्रिवेंट करने के लिए हम यहाँ पे जो गैस हम लोग यहाँ पे डाल के रखते हैं, वो आपकी होती है यहाँ पे नाइट्रोजन। ठीक है। तो यहाँ पे ये स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन था, पर मैंने आपको ये भी समझा दिया कि क्यों ऐसा होता है, क्या आपका यहाँ पे रेंसिडिटी का मतलब क्या है। तो रेंसिडिटी को रोकने के लिए हम यहाँ पे नाइट्रोजन गैस का यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये क्या करता है बेसिकली, यहाँ पे आपसे इस तरीके से ही पूछ सकता है, तो ये भी पता होना चाहिए कि ये प्रिवेंट करता है आपके यहाँ पे ऑक्सीडेशन को। ठीक है। ऑक्सीडेशन को होने से यहाँ पे ये जो गैस है आपका यहाँ पे रोकता है। तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझनी है, क्योंकि जो आपका ऑक्सीजन है ये बहुत ज़्यादा आपका हाईली रिएक्टिव होता है, तो इसको रोकने के लिए आपको यहाँ पे नाइट्रोजन चाहिए होती है। तो वो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है, 2021 में यहाँ पे पूछा है। तो यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल ऑक्साइड्स डज नॉट यूजुअली रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड का आपको यहाँ पे फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो होता है आपका यहाँ पे NaOH। ठीक है। ये आपका क्या होता है, ये होता है आपका यहाँ पे NaOH। ठीक है। तो ये चीज़ पहले पता होना चाहिए। यहाँ पे सही से लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे सही से लिखा नहीं है। ठीक है। तो Na हो गया आपका सोडियम, और हाइड्रोक्साइड का यहाँ पे OH। ठीक है। और यहाँ पे आपको टर्म दे रखा है, कीवर्ड दे रखा है, वो है आपका यहाँ पे नॉट। तो कौन सा आपका मेटल ऑक्साइड ऐसा है जो आपका यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट नहीं करता है। तो देखो सबसे पहली चीज़ कि आपके यहाँ पे ऑक्साइड्स क्या होते हैं। देखो ऑक्साइड्स आपके यहाँ पे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो आपके फॉर्म होते हैं मेटल और नॉन मेटल्स जब यहाँ पे रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ। ठीक है। तो आपके ऑक्साइड्स क्या होते हैं बेसिकली यहाँ पे, जो आपके यहाँ पे मेटल्स एंड नॉन मेटल के साथ जब आपका यहाँ पे ऑक्सीजन रिएक्ट करता है। ठीक है। मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट, एक सेकेंड दो, पता नहीं क्या हो गया। ठीक है। तो रिएक्ट विद ऑक्सीजन। ठीक है। जब भी आपके यहाँ पे मेटल या फिर नॉन मेटल आपके जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, तो वो आपको यहाँ पे ऑक्साइड देते हैं। अब ऑक्साइड आपकी यहाँ पे 3 तरीके की होती है। पहली होती है आपके पास यहाँ पे बेसिक ऑक्साइड। ठीक है। बेसिक के बाद आपकी होती है यहाँ पे एसिडिक ऑक्साइड।
फिर एसिडिक ऑक्साइड के बाद आपकी यहाँ पे होती है एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है? तो ये हम यहाँ पे पिछले में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो देखो यहाँ पे जो बेसिक ऑक्साइड होगी ये आपकी यहाँ पे रिएक्ट करती है एसिड के साथ या फिर एसिडिक ऑक्साइड के साथ, ठीक है? तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि आपकी यहाँ पे किसके साथ रिएक्ट करेगी। ये आपकी यहाँ पे रिएक्ट करती है एसिड या फिर एसिडिक ऑक्साइड के साथ, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही आपको यहाँ पे याद रखना है। दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो आपकी एसिडिक ऑक्साइड होगी ये आपकी यहाँ पे या तो बेस या फिर बेसिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगी, ठीक? और ये इंपॉर्टेंट है, जो आपको यहाँ पे याद रखना है कि बेसिक ऑक्साइड आपकी बेस और बेसिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट नहीं करेगी, वो सिर्फ और सिर्फ एसिड या फिर एसिडिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगी। वही आपका उल्टा हो जाएगा एसिडिक ऑक्साइड के केस में, ठीक है? अब यहाँ पे हम बात करते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड की। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड आपकी ऐसी ऑक्साइड्स होती हैं जो आपकी यहाँ पे इन चारों के साथ करेगी, ठीक है? चाहे बेस हो, एसिड हो या फिर बेसिक ऑक्साइड हो, ठीक है? या फिर आपका यहाँ पे एसिडिक ऑक्साइड हो, ठीक है? कुछ भी हो आपका यहाँ पे वो हर एक के साथ करेगी। अभी हमने यहाँ पे पिछले में देखा था एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है? Al2O3, ठीक है? फिर आपका जिंक ऑक्साइड, ये सब आपके यहाँ पे एम्फोटेरिक होती हैं। ये सब आपकी क्या होती है? एम्फोटेरिक होते हैं। एक तो यहाँ पे ही दे रखे हैं आपको, तो ये तो आपको ऑप्शन होना नहीं है, गलत हो जाएगा, ठीक? क्योंकि आपको यहाँ पे पता होगा कि सोडियम ऑक्साइड जो होती है ये एक टाइप से आपका एक बेस होता है, ठीक है? तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड आपकी क्या होती है, यहाँ पे ये सबके साथ ही रिएक्ट कर जाती है। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड इसी का एग्जाम्पल है, तो ये होना तो है नहीं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है आपका यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है? तो डी ऑप्शन अपने यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो जो आपका कैल्शियम ऑक्साइड ऑक्साइड है ये आपका रिएक्ट नहीं करता है NaOH के साथ, क्योंकि आपका जो NaOH है ये आपका बेस होता है, और जो आपका कैल्शियम ऑक्साइड है ये आपका यहाँ पे रिएक्ट करता है बेसिकली यहाँ पे जो आपका यहाँ पे बेस है यहाँ पे NaOH, ये आपका यहाँ पे रिएक्ट करेगा एसिडिक ऑक्साइड या फिर आपकी एम्फोटेरिक ऑक्साइड के साथ, ठीक है? पर हमें यहाँ पे पता चल रहा है ये तो आपका एक तरीके का बेस है, ठीक है? तो बेस होने की वजह से यहाँ पे ये दूसरे बेस या बेसिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, जो कि आपका कैल्शियम ऑक्साइड है। ये आपका सिर्फ रिएक्ट करेगा एसिडिक या फिर एसिड के साथ, ठीक है? तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ये चीजें याद रखनी है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम ऑक्साइड अपने यहाँ पे राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है, 2021 में पूछा गया है। तो यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि व्हेन कैल्शियम मेटल रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड द रिएक्शन स्टॉप्स आफ्टर सम व्हाइल, ठीक है? मतलब शॉर्ट व्हाइल, सम व्हाइल जो बोल लो। तो इसका बेसिक में यहाँ पे कहने का मतलब क्या है क्वेश्चन का, कि जो आपका यहाँ पे कैल्शियम मेटल होता है, जब उसको आप यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4 के साथ जब आप यहाँ पे रिएक्ट करवाते हो, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है कि वो जो रिएक्शन वहाँ पे हो रहा होता है वो कुछ टाइम तक तो होता है, पर कुछ टाइम बाद वो खुद स्टॉप हो जाता है, तो खुद यहाँ पे वो जो आपका रिएक्शन है वो खुद रुक जाता है। तो ऐसा क्यों होता है ये आपसे पूछ रहा है। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कि जब आपका यहाँ पे कैल्शियम मेटल की हम जब बात करते हैं, ठीक है? तो जब आप उसको H2SO4 के साथ जब रिएक्ट करवाते हो, तब आपको यहाँ पे देखने को मिलता है यहाँ पे SaSO4, ठीक है? इसकी आपको यहाँ पे कोटिंग देखने को मिलती है। कोटिंग मतलब हो गया यहाँ पे कि कैल्शियम मेटल को SaSO4 कंप्लीटली कवर कर लेता है। अब CaSO4 बेसिकली है क्या? तो CaSO4 को हम बोलते हैं यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट, ठीक है? तो यहाँ पे जो कैल्शियम सल्फेट है CaSO4, ये कंप्लीटली यहाँ पे कैल्शियम मेटल को कवर कर लेता है, कोट कर लेता है यहाँ पे H2SO4 के साथ रिएक्शन होने की वजह से। अब इसकी वजह से क्या होता है कि जब यहाँ पे ये कंप्लीटली उसको कवर कर लेता है, इसकी वजह से क्या होता है यहाँ पे कि उस वो जो आपका यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट है, क्योंकि ये इनसॉल्युबल है, तो इनसॉल्युबल की वजह से यहाँ पे क्या होगा कि ये जो इसने कोट किया यहाँ पे कैल्शियम मेटल को, ये एक तरीके से प्रोटेक्टिव लेयर क्रिएट कर देता है, ठीक है? तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको यहाँ पे जो समझने वन बाय वन यहाँ पे। तो ये क्या क्रिएट कर देता है, एक आपकी यहाँ पे प्रोटेक्टिव लेयर यहाँ पे ये क्रिएट कर देता है, ठीक है? तो उसकी वजह से यहाँ पे बेसिकली क्या होता है यहाँ पे, कि यहाँ पे जो आपका एक तरीके से जो मेटल है वो यहाँ पे रिएक्ट करना बंद कर देता है, ठीक है? तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हो कि यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट आपका यहाँ पे यूज हो रहा है एक तरीके से। यहाँ पे ये प्रिवेंट कर रहा है यहाँ पे रिएक्शन को, ठीक है? प्रिवेंट कर रहा है किसको? यहाँ पे रिएक्शन को, ठीक है? तो यहाँ पे वापस से समझा दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना। यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली, जो आपका यहाँ पे कैल्शियम मेटल है जब यहाँ पे H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है, तो उसकी वजह से यहाँ पे CaSO4 बनता है, जिसको हम कैल्शियम सल्फेट बोलते हैं, जो कंप्लीट कैल्शियम मेटल को कवर कर लेता है। जिसकी वजह से क्या होता है यहाँ पे, कि यहाँ पे क्योंकि आपका जो कैल्शियम सल्फेट होता है वो इनसॉल्युबल है, तो जब उसको वो कवर कर लेता है तो वो एक तरीके से प्रोटेक्टिव लेयर वो यहाँ पे कैल्शियम मेटल के ऊपर लगा दे रहा है, ठीक है, अपनी। और इसकी मदद से क्या होता है यहाँ पे, कि यहाँ पे क्योंकि अब कैल्शियम मेटल जो है, अब वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है यहाँ पे H2SO4 के साथ, या ठीक है? तो अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे वो एक तरीके से जो आपका कैल्शियम सल्फेट है, क्योंकि उसने कंप्लीट कवर कर लिया कैल्शियम मेटल को, तो यहाँ पे वो प्रिवेंट करेगा अब यहाँ पे ये अपने रिएक्शन को। इसलिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो आपका यहाँ पे रिएक्शन होता है
वो धीरे-धीरे यहाँ पे स्टॉप होना शुरू हो जाता है और एक टाइम ऐसा आता है यहाँ पे वो कंप्लीटली स्टॉप हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे जो अपना राइट आंसर है, वो है अपना यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, फॉर्म्ड कैल्शियम सल्फेट व्हिच इज सॉल्युबल इन वाटर एंड कवर्स द कैल्शियम मेटल प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम रिएक्टिंग एनी फर्दर। ठीक है, तो यही मैंने आपको यहाँ पे समझाया, तो यही इसका एकदम करेक्ट आंसर होने वाला है और यही आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, तो बी ऑप्शन अपने यहाँ पे करेक्ट हो जाए। हाँ, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है, 2021 में आ रखा है। तो यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि मैग्नीज इज एक्सट्रैक्टेड बाय हीटिंग मैग्नीज डाइऑक्साइड विद एल्यूमिनियम पाउडर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द रिएक्शन इज करेक्ट। अब देखो यहाँ पे ये भी कंप्लीट रिएक्शन के ऊपर बेस्ड है, तो यहाँ पे जो रिएक्शन है वो आपको यहाँ पे याद रखना है, 3MnO2 प्लस 4 टाइम्स Al। ठीक है, अब ये आपका हो गया यहाँ पे मैग्नीज ऑक्साइड और ये है आपका यहाँ पे एल्यूमिनियम। ठीक है, अब जब इसको यहाँ पे आप रिएक्ट करवाओगे तो आपका यहाँ पे बनेगा मैग्नीज, आपका यहाँ पे अलग आ जाएगा, प्लस में आप यहाँ पे कर दोगे, यहाँ पे आ जाएगा Al2O3। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो आपकी यहाँ पे एम्फोटेरिक ऑक्साइड है वो, और प्लस आपका यहाँ पे हीट रिलीज होगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि ये हीट रिलीज हो रही है, तो आपका यहाँ पे ये जो रिएक्शन है वो आपका यहाँ पे एक्सोथर्मिक बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपके देखो दो टाइप के रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, अगर हम इस रिस्पेक्ट से बात करते हैं हीट के परस्पेक्टिव से या फिर एनर्जी के रिएक्शन के अकॉर्डिंग, तो जो आपके यहाँ पे ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो यहाँ पे हीट को निकालते हैं, ठीक है, वो आपके होते हैं यहाँ पे एक्सोथर्मिक, मतलब हीट रिलीज कर रहे हैं, यहाँ पे आपकी हीट रिलीज हो रही है। ठीक है, क्रिएट अलग हो रही है। वहीं पे आपके एंडोथर्मिक ऐसे रिएक्शन होते हैं जो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, तो यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब नहीं हो रही है, यहाँ पे रिलीज हो रही है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये जो रिएक्शन है ये आपका यहाँ पे एक्सोथर्मिक है, तो ए ऑप्शन अपना यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। बस यहाँ पे यही इस तरीके से आपको यहाँ पे बना के चलना है। अब रिएक्टिविटी सीरीज अगर आपको पता होगी तो आप यहाँ पे इजिली सॉल्व कर जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे 2023 में पूछ रखा है। तो यहाँ पे आपको एक रेडॉक्स रिएक्शन दे रखी है, फिर आपसे पूछा है कि आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से क्या चीज आपकी ऑक्सीडेंट है और क्या चीज आपकी यहाँ पे रिडक्टेंट है। अब देखो ऑक्सीडेंट दिया हो और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिया हो, यहाँ पे एक ही चीज है यहाँ पे, चाहे आपको यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट दे रखा हो या फिर रिडक्टेंट दे रखा हो। ठीक है, तो दोनों का मतलब यहाँ पे एक ही है। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो टर्म बेसिकली यहाँ पे यूज होगी वो आप यहाँ पे बोल सकते हो ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर बेसिकली आपका होता है यहाँ पे कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट की अगर हम बात करके चल रहे हैं, ठीक है, कोई भी एक एलिमेंट, जैसे यहाँ पे कॉपर ले रहे हैं अगर हम, तो यहाँ पे जो आपका कॉपर होगा ये आपका ऑक्सीडेशन नंबर जो भी उसका होगा, जैसे +1 हो गया, 0 हो गया, कुछ भी हो गया, तो वो बेसिकली आपको बताता है यहाँ पे कि उसने कितने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया या फिर उसने लूज किया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसने गेन किए हैं या फिर लूज किए हैं। अगर लूज करते हैं तो हम पॉजिटिव साइन के साथ लिखते हैं, अगर गेन करते हैं तो हम नेगेटिव साइन के साथ लिखते हैं। अब अगर हम यहाँ पे अपने रिएक्शन पे देखें, तो जो आपका यहाँ पे कॉपर है, ठीक है, तो इसको यहाँ पे क्लियरली आपको दिखेगा, यहाँ पे जो आपका ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो होगा यहाँ पे +1, ऑक्सीजन वाले में होगा यहाँ पे -2, फिर कॉपर यहाँ पे वापस आ गया, यहाँ पे है +1, यहाँ पे सल्फर का है यहाँ पे -2, क्योंकि यहाँ पे ये लूज कर रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये गेन कर रहा है, यहाँ पे ये लूज कर रहा है कॉपर, और यहाँ पे ये गेन कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे माइनस में है। गेन का नेगेटिव होता है और आपका यहाँ पे जो लॉस करता है वो आपका यहाँ पे पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब उसके बाद आपको यहाँ पे कॉपर का हो जाएगा यहाँ पे 0, ठीक, कुछ भी यहाँ पे नहीं हो रहा है इसलिए, और फिर यहाँ पे सल्फर का है आपका +4 और ऑक्सीजन का आपका है यहाँ पे -2। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखो एक चीज यहाँ पे क्लियरली दिख रही होगी कि यहाँ पे जो कॉपर का है +1 और यहाँ पे है +1, ये आगे जाके आपका क्या बन जा रहा है? 0 बन जा रहा है ना? मतलब यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर है बेसिकली यहाँ पे, जो आपका यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर है, ठीक है, किसका? कॉपर का, ये आपका क्या हो रहा है यहाँ पे? डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, डिक्रीज कर रहा है +1 से 0 तक। ठीक है, वहीं पे अगर आप देखोगे यहाँ पे सल्फर की बात करते हो, तो सल्फर के केस में यहाँ पे ये इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज कर रहा है कहाँ से? -2 से ये +4 की तरफ हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप क्लियरली देखोगे ये है +4 और ये -2 से बन रहा है। ठीक है, -2 से +4 हो जा रहा है। तो देखो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, जो आपका यहाँ पे कॉपर है, ठीक है, ये आपका यहाँ पे हेल्प कर रहा है, जो आपका सल्फर इसमें प्रेजेंट है, C2S में जो आपका सल्फर प्रेजेंट है उसकी यहाँ पे ये हेल्प कर रहा है उसके ऑक्सीडेशन नंबर को इंक्रीज करने में। अब क्योंकि यहाँ पे ये हेल्प कर रहा है इसकी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करने में, तो जो आपका यहाँ पे कॉपर होगा ये बेसिकली आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा? ये आपका ऑक्सीडेंट बन जाएगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे बी और सी ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो Cu जो हमारा 1 है यहाँ पे, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, पहले वाले का। फिर वहीं पे अगर हम दूसरे की बात करते हैं, तो दूसरा आपका हो जाएगा यहाँ पे जो आपका सल्फर है। ठीक है, तो सल्फर क्या होगा आपका यहाँ पे? तो सल्फर आपका यहाँ पे हो जाएगा रिडक्टेंट। ठीक है, क्योंकि आपका मतलब सल्फर अगर हम बात करें तो सल्फर बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहा है? सल्फर यहाँ पे उल्टा रिवर्स यहाँ पे एक काम कर रहा है, जो यहाँ पे कॉपर ने किया उसका रिवर्स कर रहा है। मतलब ये कहने का क्या है कि आपका सल्फर हेल्प कर रहा है कॉपर की
उसके ऑक्सीडेशन नंबर को डिक्रीज करने में, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपना राइट आंसर है वो अपना होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो Cu2S की अगर हम बात करेंगे तो उसका कॉपर, उसका सल्फर, वही आप यहाँ पे बोल लो, ठीक है। तो यही आपको यहाँ पे दे रखा है, इस तरीके से आपको यहाँ पे समझना है, ठीक है। तो डी अपना हो जाएगा गलत। तो सल्फर और कॉपर का यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे सब खेल है। आपको बस यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर पता होना चाहिए और यहाँ पे ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट का मतलब क्या है, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और आपका रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए। तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे 2022 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपसे बोल रहा है कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर टू प्रोड्यूस लेक लाइम, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये भी देखो आपका कंप्लीट रिएक्शन के ऊपर ही है। तो यहाँ पे आपको रिएक्शन पता होना चाहिए। तो कैल्शियम ऑक्साइड को हम कैसे लिखते हैं, CaO लिखते हैं, ठीक है। इसको जब आप यहाँ पे वाटर के साथ रिएक्ट करवाओगे तो आपका यहाँ पे क्या बन के आता है, CaOH ट्वाइस, ठीक है, जिसको हम लोग यहाँ पे स्लेक लाइम बोलते हैं, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, स्लेक लाइम बोलते हैं, ठीक। फिर अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा होता है यहाँ पे क्विक लाइम, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे वाटर, ठीक। तो यहाँ पे जब आप रिएक्शन कराते हो तो आपका कुछ इस तरीके का रिएक्शन आपको देखने को मिलता है। तो आपको क्लियरली देखने को मिलेगा कि यहाँ पे इधर जो यहाँ पे चीजें प्रेजेंट है और इस साइड में जो चीजें प्रेजेंट है, ठीक है, दोनों ही चीजें जब आप कॉम्बिनेशन करोगे, कॉम्बिनेशन मतलब हो गया मिला दोगे, ठीक है। तो मिला के यहाँ पे बेसिकली आपको एक ही प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप क्लियरली देखो तो यहाँ पे सी ए आपका इस साइड भी एक है, इधर भी एक है, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन आपके दो दिख रहे हैं, यहाँ पे भी टू हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट में यहाँ पे टू लगा हुआ है, और हाइड्रोजन भी आपके दो है तो यहाँ पे भी दो है, ठीक है। एटम के हिसाब से अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है हमें यहाँ पे कि दो चीजों को मिला के जब हम यहाँ पे एक प्रोडक्ट हमारा बनता है तो हम उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन की जब हम यहाँ पे बात करेंगे तो देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जस्ट इसका अपोजिट होता है। अब जैसे अगर हम बात करें H2CO3 की, जिसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कार्बोनिक एसिड, ठीक है। तो कार्बोनिक एसिड जब आप यहाँ पे तोड़ते हो तब आपका यहाँ पे क्या बनता है, एक तो आपका बनता है यहाँ पे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस आपका यहाँ पे बनता है हाइड्रोजन। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक आपके यहाँ पे एक चीज थी आपके पास जिसको आपने जब आप एक तरीके से बोल सकते हो तोड़ा यहाँ पे तो आपके पास एक से ज्यादा प्रोडक्ट बने, ठीक है, जो कि आपका यहाँ पे इस केस में है कार्बोनिक एसिड को आपने यहाँ पे जब तोड़ा तो आपके क्या बने, एक आपका बना यहाँ पे पानी H2O और एक बना आपका यहाँ पे CO2, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आप देखोगे तो H2O भी आप यहाँ पे इसको भी बना सकते हो। H2O को करने जाओगे यहाँ पे तो इसके आगे ट्वाइस लगा दो, ट्वाइस ऑफ H2 प्लस यहाँ पे बन जाएगा O2। तो ये भी आपका एक तरीके से डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगा। यहाँ पे भी आपका एक जो मेन है वो आपके मल्टीपल प्रोडक्ट्स आपका दे रहा है, ठीक। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना है। और ऑक्सीडेशन रिएक्शन अभी हम पिछले में ही देख चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी आपको यहाँ पे याद रख लेना है, ठीक। तो यहाँ पे जो अपना राइट आंसर है वो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे 2014 में पूछ रखा है। तो यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट केमिकल चेंजेस। अब देखो यहाँ पे जो आपकी टर्म है या फिर आप बोलो कीवर्ड है वो है आपका यहाँ पे केमिकल चेंज। अब देखो इसको इजी वे में समझने के लिए ऐसे समझ लो कि मान लो आपने यहाँ पे एक तरीके से ऐसे लेते हैं, मान लो आपने यहाँ पे आलू ले रखे हैं उसको काट दिया, फिर आपने यहाँ पे कुछ टमाटर ले रखे हो तो उसको काट दिया, और कोई एक भी आपने एक सब्जी ले रखी है तो उसको यहाँ पे बना के अलग अलग रखा हुआ है अभी, ठीक है। फिर बाद में आपने क्या किया, जब आप खाना बनाने गए तो सबको मिक्स करके आपने एक पर्टिकुलर सब्जी बना दी। अब यहाँ पे सब्जी बनाने के बाद अब आप उसको वापस उसके ओरिजिनल शेप में तो ला नहीं सकते हो, है ना। क्योंकि मतलब यहाँ पे कि आलू यहाँ पे पहले जैसा था वैसा आ जाए, कि टमाटर जैसा था वैसे आ जाए, या फिर जो भी सब्जी थी वो वैसी आ जाए। तो ऐसे टाइप के रिएक्शन को हम बोलते हैं यहाँ पे केमिकल चेंजेस, ठीक है। मतलब यहाँ पे कहने का क्या है, जहाँ पे एक बार जो आपको प्रोडक्ट मिल गया, ठीक है, ओरिजिनल से, अब उसको आप वापस उसके ओरिजिनल पोजीशन पे या फिर ओरिजिनल स्टेट में नहीं ला सकते हो, ठीक है। वहीं पे जो आपके फिजिकल चेंज होते हैं वो ऐसे चेंज होते हैं जहाँ पे आप ओरिजिनल स्टेट में ला सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें फिजिकल की, तो फिजिकल का आपका एग्जाम्पल होता है यहाँ पे, अगर आप देखोगे वो होता है आपका यहाँ पे बॉइलिंग वाटर, ठीक है। तो बॉइलिंग वाटर में क्या है यहाँ पे कि मान लो आपके पास यहाँ पे कोई भी ठंडा पानी था, गर्म पानी था, जो भी बोल लो, तो आपने बॉईल किया, स्टीम बना, स्टीम को अगर आप कैप्चर करके रख रहे हो वापस वो आपके भाप बन की जो भाप बन रही है वापस पानी बन जाएगा। या फिर आप इस तरीके से ले सकते हो यहाँ पे मेल्टिंग, ठीक है, मेल्टिंग ऑफ आइस। तो मेल्टिंग ऑफ आइस आपने जब देखा यहाँ पे जब करा आपने, तो आपको दिखा कि आइस आपका यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, फिर वापस से आपने जब फ्रीज किया तो वापस से वो यहाँ पे आइस बन गया। तो ऐसे टाइप के रिएक्शन आपके होते हैं यहाँ पे फिजिकल, ठीक है, जहाँ पे आप यहाँ पे वापस प्रीवियस स्टेट पे जो आपकी ओरिजिनल स्टेट थी वहां पे आप अपने यहाँ पे प्रोडक्ट को ला सकते हो। पर केमिकल चेंजेस जो होते हैं वो आप यहाँ पे नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कौन से आपके केमिकल चेंज नहीं है ये आपसे पूछा जा रहा है।
तो देखो जो आपका टेम्परिंग ऑफ आयरन है, मतलब आयरन के साथ कोई भी यहाँ पे छेड़-खाड़ वगैरह ये सब करा आपने, तो ये आपका एक तरीके से फिज़िकल होता है, ठीक है? मतलब आप जो यहाँ पे करोगे वो आपका यहाँ पे वापस से रिस्टोर हो सकता है, इसमें कोई भी यहाँ पे गलत नहीं है, ठीक है? फिर वहीं पे अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट में, तो नेक्स्ट है अपने पास यहाँ पे कन्वर्जेशन ऑफ आयरन पीस इनटू एन इलेक्ट्रोमैग्नेट बाय पासिंग द करंट अराउंड द आयरन। अब देखो यहाँ पे तो ऐसा कुछ दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि आपने यहाँ पे जो आयरन पीस यूज़ किया उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए यूज़ किया। अब जब आप उसको यूज़ नहीं करोगे तो वो वापस से एक आपका आयरन पीस ही बनने वाला है। तो ये भी आपका एक तरीके से फिज़िकल है, ठीक है? यहाँ पे मतलब वही वापस से ओरिजिनल स्टेट में आप ला सकते हो। फिर मेल्टिंग करी आपने आयरन की, फिर आयरन को मेल्ट करने की जगह वापस से आपने यहाँ पे आप आयरन को चेंज कर सकते हो मेल्टिंग से, ठीक है? जो भी आपके यहाँ मेल्ट करने का जो भी फॉर्म आया, उसको आप वापस से मतलब ये एक तरीके से मेल्टिंग ऑफ आइस की तरह ही है, ठीक है? तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका एक फिज़िकल चेंज है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन की, अब रस्टिंग ऑफ आयरन आपका एक केमिकल चेंज हो जाएगा, ठीक है? एक बार अगर आपके यहाँ पे आयरन पे रस्टिंग हो गई, तो यहाँ पे जो उसकी ओरिजिनल जो स्टेट थी, उस स्टेट में यहाँ पे वो नहीं आ पाएगा, वो वीक हो जाएगा। एक तरीके से इस तरीके से समझ सकते हो आप, ठीक? तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे आप रिएक्शन के तौर पे भी देखो तो आयरन प्लस आपका यहाँ पे ऑक्सीजन और प्लस आपका यहाँ पे H2O, ठीक है? तो यहाँ से इसकी वजह से आपको यहाँ पे रस्ट देखने को मिलता है, ठीक है? तो रस्टिंग आपको इसकी वजह से आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो यहाँ पे कौन से आपके केमिकल चेंज नहीं है, तो वो आपका है यहाँ पे पहला वाला, दूसरा वाला और तीसरा वाला, ठीक है? तो अपना यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन पे चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है यहाँ पे 2015 में यहाँ पे पूछा गया है। यहाँ पे आपसे बोल रहे हैं आपको कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन-सी स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है? तो पहला आपसे देखो पहले तो हम देख लेते हैं, हर एक में आपको देखो ये देखने को मिलेगा यहाँ पे आयरन सल्फेट, कॉपर सल्फेट, फिर आयरन सल्फेट, फिर आपको है यहाँ पे ज़िंक सल्फेट, ठीक है? फिर ज़िंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट और लास्ट वाले में आपको यहाँ पे तीनों देखने को मिल रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम इन तीनों के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो ये सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लोग लिखते हैं यहाँ पे कॉपर सल्फेट का केस, ठीक है? तो देखो कॉपर सल्फेट की जब हम यहाँ पे बात करेंगे, तो कॉपर सल्फेट का आपका यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे CuSO4 और इसके साथ आपको देखने को मिलते हैं 5 वाटर क्रिस्टल, ठीक है? यह है आपका मतलब ये है आपका यहाँ पे, इसमें आपको बेसिकली यहाँ पे 5 वाटर क्रिस्टल देखने को मिलेंगे। फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पे जो दे रखा था, यहाँ पे हम लेके चलते हैं आयरन सल्फेट, ठीक? अब देखो आयरन सल्फेट की जब हम बात करेंगे, तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला हो जाएगा FeSO4 और इसके साथ आपको देखने को मिलेंगे 7 H2O, ठीक है? मतलब 7 वाटर क्रिस्टल। फिर जो लास्ट है आपके पास वो है यहाँ पे ज़िंक सल्फेट। तो ज़िंक सल्फेट की जब हम बात करेंगे, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे ZnSO4 और इसके साथ आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पे फिर वापस से 7 H2O, ठीक है? मतलब 7 वाटर क्रिस्टल। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझनी है, ठीक है? अब देखो अगर आप यहाँ पे आप ऑप्शन को देखते जाओगे, तो यहाँ पे आपको दे रखा है आयरन सल्फेट एंड कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स हैव सेम नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो यहाँ पे अगर आप देखो आयरन सल्फेट और कॉपर सल्फेट, तो आयरन आपका यहाँ पे 7 है, कॉपर आपके में यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं होने वाला, ये गलत है, ठीक है? यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। बी आपसे बोल रहा है कि आयरन सल्फेट और जिंक सल्फेट के जो क्रिस्टल्स है वो यहाँ पे सेम नंबर के हैं, तो आयरन और जिंक के यहाँ देखो साथ साथ हैं, तो सेम नंबर के, यही अपना आंसर है। फिर जिंक सल्फेट कॉपर सल्फेट के बोल रहे हैं यहाँ पे सेम है, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, 5 और 7 है। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि हर एक का सेम है, तो ये भी गलत है, ठीक है? तो यहाँ पे करेक्ट कौन सा है कि यहाँ पे आयरन और जिंक सल्फेट में आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे साथ साथ वाटर क्रिस्टल्स, ठीक है? तो ये अपना यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, तो आगे आपको दे रखा है यहाँ पे 2021 का क्वेश्चन दे रखा है। यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि इन चारों में से आपका कौन सा एग्जाम्पल है एंडोथर्मिक रिएक्शन का। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। तो देखो ये जो आपका एग्जाम्पल है बेसिकली ये आपका है यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, ठीक है? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आपको यहाँ पे अभी-अभी मैंने बताया यहाँ पे जहाँ पे आपका एक प्रोडक्ट यहाँ पे मल्टीपल चीज़ों में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है? मतलब यहाँ पे एक एक ही चीज़ आपको देखने को मिल रही है, पर जो आपने प्रोडक्ट निकाला जब यहाँ पे रिएक्शन होने के बाद, तो आपको यहाँ पे मल्टीपल प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे जो अगली चीज़ आपको पता होना चाहिए, ये आपका एक तरीके का थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन के अंदर भी आपका ये थर्मल है। थर्मल मतलब हो गया कि यहाँ पे इसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है? तो यहाँ पे इसको क्या होगी, यहाँ पे एनर्जी की यहाँ पे इसको रिक्वायरमेंट होगी, तो इसकी वजह से यहाँ पे ये जो रिएक्शन हो जाएगा, ये आपका एंडोथर्मिक हो जाएगा, क्योंकि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के बीच के डिफरेंस को, कि एक्सोथर्मिक जो रिएक्शंस होते हैं वहाँ पे आपकी एनर्जी रिलीज होती है। वहीं पे एंडोथर्मिक आपके ऐसे रिएक्शंस होते हैं जहाँ पे आपके जो रिएक्शन है वो यहाँ पे एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है? वो लेते हैं। तो यहाँ पे जो थर्मल डिकम्पोजिशन है यहाँ पे वो एनर्जी को लेगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे एनर्जी की उसको रिक्वायरमेंट है। तो इसलिए अपने यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है, 2022 में पूछा है। यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि बोरेक्स इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, ठीक है, बोरेक्स आपका कैसे बनता है। तो देखो सबसे पहली चीज कि ये आपका एक सोडियम सॉल्ट होता है, ठीक है। सोडियम सॉल्ट होता है यहाँ पे किसका, सोडियम सॉल्ट ऑफ बोरिक एसिड का, ठीक है। सबसे पहली पॉइंट आपको यहाँ पे यही याद रखना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है इसके फॉर्मूला से रिलेटेड, केमिकल फॉर्मूला इसका यहाँ पे क्या होता है। तो केमिकल फॉर्मूला इसका होता है Na2B4O7.10H2O। तो यहाँ पे आपको वाटर क्रिस्टल देखने को मिल रहा है, 10 वाटर क्रिस्टल आपको देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पे देखो आपका एक रिएक्शन है जो यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो आपको यहाँ पे समझना है। वो है यहाँ पे कि हम लोग जैसे मान ले रहे हैं यहाँ पे Ca2B6O11, ठीक है, ये हमारे पास एक एलिमेंट है। फिर हमारे पास यहाँ पे 2Na2CO3, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, तो यहाँ पे ये अपना पास हो गया यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी के थ्रू बेसिकली यहाँ पे आप प्रिपेयर कर पा रहे हो, तो यही है आपका यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट। इसको जब आप रिएक्ट करवाओगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपका बनेगा 2CaCO3 प्लस फिर आपका यहाँ पे बनेगा Na2B4O7, ठीक है। यही है आपका यहाँ पे आपका बोरैक्स, ठीक। तो ये आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। और इसके साथ साथ आपका यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बनेगा, वो है यहाँ पे Na BA2, ठीक है, BO2। और इसके आगे आप यहाँ पे लगा दो 2, ठीक है, इसको बैलेंस करने के लिए। तो ये जो रिएक्शन है ये आपको यहाँ पे, ये एक तरीके से आप इसको समझ सकते हो यहाँ पे ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक से यहाँ पे एक क्वेश्चन है। तो इनऑर्गेनिक में आपको यहाँ पे ये रिएक्शन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे जो दे रखा है इसमें आप यहाँ पे बोरेक्स बना पाओगे सोडियम कार्बोनेट की हेल्प से, ठीक है। किसी के साथ रिएक्ट करवाओगे पर आपको यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट होना जरूरी है, ठीक। तो ये चीज आपको यहाँ पे समझनी है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपना राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, जो कि हमारे यहाँ पे होने वाला है 2015 में यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको दो लिस्ट दे रखी है, एक तरफ आपको कंपाउंड दे रखे है और एक तरफ आपको यहाँ पे कलर दे रखा है। अब देखो यहाँ पे आपको यूरिया दे रखा है, तो यूरिया के केस में आपको यहाँ पे याद क्या रखना है कि इसको हम लोग यहाँ पे किस और नाम से जानते हैं। तो इसको हम लोग यहाँ पे नाम से जानते हैं कार्बेमाइड से, ठीक है। और इस ये बेसिकली आपको जैसे पता ही होगा, ये आपका एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है ये तो आपको यहाँ पे इतनी चीज पता ही होगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये चीज नहीं पता होगी तो ये नोट डाउन कर लेना। साथ ही साथ इसके केमिकल फॉर्मूला को नोट डाउन कर लेना, CO और ब्रैकेट में NH2 फिर होल ट्वाइस, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे इसका फॉर्मूला रहेगा, ये भी आप इसको नोट डाउन कर लेना। और ये आपका होता है यहाँ पे कलरलेस, ठीक है। ये आपका कैसा रहता है, तो ये आपका रहता है यहाँ पे कलरलेस, ठीक है। तो यहाँ पे वापस लिख दे रहा हूँ मैं। तो ये आपका रहता है यहाँ पे कलरलेस। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इससे रिलेटेड, तो यहाँ पे बेसिकली कलरलेस हो गया या फिर व्हाइट हो गया, एक ही बात है, ठीक है। यहाँ पे इस चीज से कंफ्यूज मत कर जाना। तो ए आपका है यूरिया और व्हाइट आपको दे रखा है, तो ए का 2 आपका यहाँ पे मैच कर जाएगा। तो ए के 2 का अगर मैच कर गया तो सी और डी आप यहाँ पे हटा सकते हो इजिली। फिर अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट की बात करते हैं, तो नेक्स्ट आपको यहाँ पे दे रखा है हाइड्रस कॉपर सल्फेट, ठीक है। तो हाइड्रस कॉपर सल्फेट की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे जिसको हम लोग किस और नाम से जानते हैं, तो इसको हम लोग यहाँ पे कॉपर सल्फेट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। कॉपर सल्फेट के नाम से भी हम लोग जानते हैं हाइड्रस कॉपर सल्फेट को। ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। और इसका केमिकल फॉर्मूला अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किया था शायद। तो CuSO4.5H2O, ठीक है। तो यह इसका केमिकल फॉर्मूला और इसका यहाँ पे जो कलर आपको देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है यहाँ पे ब्लू। तो यहाँ पे बी का हो गया 1। तो इसी के साथ आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा, वो है अपना यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। बी आपका गलत हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे नेक्स्ट दे रखा है यहाँ पे लेड सल्फाइड। अब देखो लेड सल्फाइड भी आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। आपको यहाँ पे जो कॉपर सल्फेट दे रखा था ये भी आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक। फिर यहाँ पे ये जो है आपका बेसिकली यहाँ पे लेड का, जैसे आपको पता होगा यहाँ पे इसका क्या होता है, PbS होता है, ठीक है। इसका यहाँ पे नाम ही यहाँ पे ये है, मतलब केमिकल फॉर्मूला यहाँ पे इसका ये है, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपका कलर आपको देखने को मिलेगा, ये आपको देखने को मिलेगा ब्लैक, या फिर आप इसको सिल्वर भी देख सकते हो, ठीक है। ब्लैक से लेके सिल्वर ही आप इसको बोल लो, सिल्वर बोलो, ब्लैक टू सिल्वर लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे इसको, ठीक है। तो ब्लैक भी देखने को मिल सकता है या फिर सिल्वर देखने को मिल सकता है या फिर इन दोनों के बीच का भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो सी हो गया अपने पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4। फिर लास्ट आपको यहाँ पे जो दे रखा है पोटेशियम पर मैग्नेट, तो ये आपका यहाँ पे फॉर्मूला अगर हम देखते हैं केमिकल फॉर्मूला, ये होता है आपका KMnO4, ठीक है। और ये आपका होता है यहाँ पे पर्पल कलर का, ठीक है, पिंकिश पर्पल जो बोल लो। तो यहाँ पे ये आपका हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन, ठीक है। ये है आपका यहाँ पे बी। तो अपना यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर है। और ये कलर से रिलेटेड आपका यहाँ पे ये क्वेश्चन था। तो हम यहाँ पे कुछ अपने मिसलेनियस क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ये आपको दे रखा है यहाँ पे 2015 से।
तो यहाँ पे आपको दे रखी है 2 स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट अगर हम चलो इससे पहले मैं आपको यहाँ पे इसके बारे में बता दे रहा हूँ कुछ। तो देखो यहाँ पे आपको एक टर्म दिख रही होगी यहाँ पे हाइड्रोजनेशन, ठीक है? तो हाइड्रोजनेशन बेसिकली यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है? तो हाइड्रोजनेशन आपका एक तरीके का रिडक्शन रिएक्शन होता है, ठीक है? पहले तो ये चीज़ याद रखना। ये आपका क्या होता है? एक रिडक्शन रिएक्शन होता है, ठीक है? जो कि आपका ऐड करता है यहाँ पे किसको? हाइड्रोजन को, ठीक है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हमें यहाँ पे इसमें देखने को मिलता है, ठीक है? तो ये भी चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब इसकी वजह से आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि जो आपके यहाँ पे कैटेलिक जो आपको यहाँ पे दे रखा है, ठीक है? कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन। तो कैटेलिटिक की जब बात करते हैं तो यहाँ पे इसको कैटेलिस्ट चाहिए होता है एक। कभी-कभी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इसको कभी-कभी यहाँ पे कैटेलिस्ट नहीं भी चाहिए होता है, पर उस कंडीशन में आपको क्या लगेगा? वहाँ पे आपको हाई टेम्परेचर ज़रूरत होगी, ठीक है? बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर आपको चाहिए होगा ऐसी कंडीशंस में। तो यहाँ पे जो आपके कैटेलिस्ट होंगे वो आपके सबसे अच्छे तब रिएक्ट करेंगे जब आप ऐसे समझ सकते हो यहाँ पे जब वो पाउडर्ड फॉर्म में होंगे, ठीक है? मतलब यहाँ पे पाउडर की तरह होंगे। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं कौन से कैटेलिस्ट, तो यहाँ पे आपका हो गया जैसे निक्कल हो गया, ठीक है? निक्कल के बाद आपका यहाँ पे पैलेडियम हो गया, ठीक है? पैलेडियम हो गया। पैलेडियम के बाद आपका यहाँ पे प्लैटिनम हो गया, ठीक है? तो इस तरीके के आपके यहाँ पे कैटलिस्ट होंगे जो आप यहाँ पे देखते हो यहाँ पे यूज़्ड होते हैं, ठीक है? यूज़ होते हैं वगैरह। फिर यहाँ पे आपको दिख रहा है पहला स्टेटमेंट एकदम करेक्ट हो जाएगा जैसे मैंने बोला यहाँ पे कि पाउडर्ड फॉर्म में अगर आपका होगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजनेशन हाईएस्ट होगा, ठीक है? तो यहाँ पे पहली स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, ठीक? तो इसकी मदद से आप यहाँ पे ये डी ऑप्शन हटा सकते हो क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि गलत है। बाकी 3 में अभी तो यहाँ पे ट्रू बोल रहा है। फिर दूसरी आपसे क्या बोल रहा है कि व्हेन अ कैटलिस्ट इज इन द पाउडर्ड फॉर्म, इट्स सरफेस एरिया बिकम्स हाईएस्ट। तो यहाँ पे ये जो आपकी रिएक्शन है मतलब यहाँ पे जो इस पर्टिकुलर केस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे ये भी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है और यहाँ पे जो आंसर होगा बेसिकली वो बी ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे जो आपको याद रखना है पहले तो आपको हाइड्रोजनेशन याद रखना है। दूसरी चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कैटेलिस्ट के रिगार्डिंग कि यहाँ पे अगर हम कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन की बात करते हैं तो हमें यहाँ पे कैटलिस्ट चाहिए होता है जो आपके होते हैं निकल पैलेडियम प्लैटिनम। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजनेशन तब मिलेगा जब आपको यहाँ पे जो आपके कैटलिस्ट है वो पाउडर्ड फॉर्म में होंगे। और यहाँ पे जब वो पाउडर्ड फॉर्म में होते हैं तो उनका जो सरफेस एरिया होता है वो भी आपका यहाँ पे मैक्सिमम होता है, ठीक है? तभी आपको यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजनेशन देखने को मिलेगा। तो ये दोनों पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेने हैं, ठीक है? तो बी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा कि दोनों ही यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है। और जो बी है वो बेसिकली यहाँ पे अ, 1 सेकंड देना, यहाँ पे अपना बी करेक्ट नहीं होगा, यहाँ पे ए करेक्ट होगा, ठीक है? यहाँ पे कौन-सा करेक्ट होगा? ए करेक्ट होगा। क्यों करेक्ट होगा? क्योंकि यहाँ पे जो सेकंड स्टेटमेंट है, वो यहाँ पे पहले वाले का एक्सप्लेनेशन है, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही आपको समझना है। तो क्योंकि यहाँ पे जो सेकंड स्टेटमेंट है, वो करेक्ट है कि जब भी आपका पाउडर्ड फॉर्म में होता है, तो उसकी वजह से आपका सरफेस एरिया बेसिकली यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाता है। तो उसकी मदद से ही आपको यहाँ पे हाइड्रोजनेशन ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है? तो यही आपका बेसिक एक रीज़न है, जो यहाँ पे आपको 2 अलग स्टेटमेंट में दे रखा था, जो आपसे पूछा था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2 नहीं होगा, ठीक है? तो यहाँ पे ए अपना आंसर है और यहाँ पे इसके साथ आई होप कि आपको समझ में आ गया हो ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हो तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे 2022 में पूछा गया है। तो यहाँ पे आपसे दे रखा है यहाँ पे कि हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स कैन बी कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है? तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में बताया था यहाँ पे कि आपको निकल कैटलिस्ट चाहिए होता है। तो यहाँ पे कैटलिस्ट की बेसिकली यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे अपना डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निकल कैटलिस्ट चाहिए तो यहाँ पे आपका निकल आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे यही चीज़ आपसे बस बेसिकली यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन था, यहाँ पे यही चीज़ आपसे पूछी जा रही है। क्वेश्चन पे चलते हैं तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे 2017 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको डायरेक्ट स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग हैज कॉइन्ड द टर्म क्वार्क, ठीक है? द फंडामेंटल पार्टिकल्स दैट मेक अप प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एटॉमिक न्यूक्लियस। तो यहाँ पे आपको डेफिनेशन भी दे दी है यहाँ पे ये, ठीक है? क्वार्क्स वगैरह यहाँ पे क्या होते हैं। तो याद रखना है कि आपके यहाँ पे फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं जो आपके यहाँ पे प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स वगैरह आपके यहाँ पे एटॉमिक न्यूक्लियस में आपको यहाँ पे जो दिखते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे ये जो टर्म है ये आपकी यहाँ पे किसने दी है? ये आपकी दी है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, मूरे गेल-मैन ने। तो यही बस आपको यहाँ पे याद रखना है, डायरेक्ट आपका स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन था। अब ऐसे क्वेश्चन आपको जनरली ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं, पर यहाँ पे पूछा गया है तो आप यहाँ पे इसको एटलीस्ट इसको यहाँ पे नोट डाउन कर लेना, ठीक है? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। और कॉर्क से रिलेटेड आपको यहाँ पे क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, ठीक है? यहाँ पे चलते हैं तो देखो अगला वाला भी आपको यहाँ पे जो पूछ रखा है यहाँ पे 2019 में, ये भी आपको यहाँ पे डायरेक्ट स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि इनमें से किसको हम लोग यहाँ पे वुड स्पिरिट के नाम से भी हम लोग यहाँ पे बुलाते हैं या फिर जानते हैं। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे मिथेनॉल, जिसको हम लोग यहाँ पे CH3OH करके हम लोग यहाँ पे लिखते हैं केमिकल फॉर्मूला में, और जिसका दूसरा नाम होता है यहाँ पे मिथाइल एल्कोहल, ठीक है? तो यहाँ पे ये सब एकदम करेक्ट है, यहाँ पे ये याद रखना। तो यहाँ पे जो अपना राइट आंसर है वो है यहाँ पे मिथेनॉल, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ पे, इसको याद रख लेना। ये बहुत से एग्जाम्स में भी आ रखा है डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही कि वुड स्पिरिट हम लोग यहाँ पे किसको बुलाते हैं। आपके जैसे एग्जाम्स आपके SSC वगैरह हो गए, ये सब में भी आपके यहाँ पे
ये क्वेश्चन यहाँ पे आ रखा है, ठीक है? तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है 2019 में ही आपका है, और हमने यहाँ पे क्वार्ट्ज से रिलेटेड पहले भी क्वेश्चंस कर रखे हैं, ठीक है? तो क्वार्ट्ज आपको यहाँ पे पूछ रखा है, क्वार्ट्ज इज एक्सटेंसिवली यूज्ड एज पाइज़ोइलेक्ट्रिक मटेरियल इट कंटेन्स। अब यहाँ पे देखो बहुत सिंपल है यहाँ पे, क्योंकि मैंने आपको पहले भी समझा रखा था, ये आपका एक क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है जिसको आप हार्ड सब्सटेंस के तौर पे भी यहाँ पे देख सकते हो, जिसमें आपको यहाँ पे देखने को मिलता है यहाँ पे सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ठीक है? तो इसमें आपको क्या देखने को मिलती है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड देखने को मिलती है, जिसको हम SiO2 के तरीके से हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको यहाँ पे सिलिकॉन देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे जो अपना राइट आंसर होगा वो होगा अपने यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, Si, जिसको यहाँ पे हम लोग सिलिकॉन लिखते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे यही चीज़ आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जो आपको यहाँ पे समझनी है, और ये हमने यहाँ पे पहले भी जब मैंने क्वेश्चन कराया था इससे रिलेटेड, तो मैंने आपको यहाँ पे समझाया था कि क्वार्ट्ज वगैरह यहाँ पे क्या होता है, और इसके अंदर हमें यहाँ पे सिलिकॉन डाइऑक्साइड देखने को मिलती है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या है, यहाँ पे सिलिकॉन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछ रखा है 2020 में, तो यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स डज नॉट कंस्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट पेंट, ठीक है? तो यहाँ पे ये चीज़ आपसे पूछी जा रही है यहाँ पे, कि इनमें से कौन से आपके यहाँ पे जो इंग्रेडिएंट्स हैं, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि यहाँ पे वो पेंट नहीं होते, ठीक है? एक तरीके से यहाँ पे ये चीज़ पूछी जा रही है यहाँ पे, कि यहाँ पे वो किसमें आपके यहाँ पे बेसिकली इनमें से कौन-सा आपका पेंट में नहीं होता है। तो देखो सबसे पहला आपको यहाँ पे जो दे रखा है यहाँ पे टर्पेटाइन ऑयल, तो ये एक टाइप का यहाँ पे ऑयल है जो आप यहाँ पे पाइन ट्रीज़ से निकालते हो, ठीक है? यहाँ पे किससे निकालते हो? आप यहाँ पे पाइन ट्रीज़ से आप यहाँ पे इसको निकालते हो, और ये आपकी हेल्प करता है यहाँ पे पेंट को थिनर करने में, ठीक है? पेंट को थिनर करने में आपकी यहाँ पे ये हेल्प करता है, और या फिर आप बोल सकते हो एक एज़ अ सॉल्वेंट भी आपका यहाँ पे ये यूज़ होता है, ठीक है? तो यहाँ पे ये तो आप यहाँ पे यूज़ करोगे, तो ये तो आपका आंसर होना नहीं है, क्योंकि आपसे नॉट पूछा जा रहा है। फिर नेक्स्ट आपको दे रखा है यहाँ पे पॉलीहाइड्रोक्सी फिनॉल्स, तो यहाँ पे आपको यही दे रखा है एंटी स्किनिंग एजेंट की तरह यहाँ पे यूज़ होते हैं, तो यहाँ पे ये भी आपका हो जाएगा पेंट में यूज़, ठीक है? तो ये भी आपका नहीं होने वाला है। फिर आपको यहाँ पे जो डी ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे पिगमेंट का, ठीक है? तो पिगमेंट बेसिकली हो गया यहाँ पे जो टाइटेनियम डाइऑक्साइड है यहाँ पे, तो ये आपका एक पिगमेंट होता है जो यहाँ पे कलर देता है आपका यहाँ पे व्हाइट, ठीक है? व्हाइट कलर का पेंट, या आप ऐसे तरीके से आप समझ सकते हो कि ओपेक जैसा आपको यहाँ पे दे देगा, और व्हाइट कलर आपको यहाँ पे दे देगा, तो ये भी आपको यहाँ पे यूज़ होगा, ये भी नहीं होने वाला। तो आपका जो आंसर है वो होगा यहाँ पे एक्सेलरेटर, जो नहीं होता है। तो सी ऑप्शन अपना यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? तो राइट आंसर अपने यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपका एक तरीके से आप इसको समझ सकते हो यहाँ पे एक सिंथेटिक क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है यहाँ पे ये, जो कि आप यहाँ पे यूज़ करते हो फोटोग्राफी वगैरह में, ठीक है? तो फोटोग्राफी वगैरह में आप यहाँ पे इसको यूज़ करते हो, बस इतनी चीज़ आप यहाँ पे समझ लो। तो यहाँ पे जो अपना राइट आंसर है वो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है 2020 का यहाँ पे क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। अब देखो हेट्रोसाइक्लिक का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, तो हेट्रोसाइक्लिक का यहाँ पे बेसिकली मतलब है यहाँ पे कि आपके ऐसे कंपाउंड्स जहाँ पे जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, वो यहाँ पे रिंग ऑफ एटम्स आपको देखने को मिल जाए उनके अंदर, ठीक है? तो यहाँ पे आपको रिंग ऑफ एटम्स देखने को मिल जाती है, ठीक है? तो ये पॉइंट आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तो आपको यहाँ पे रिंग ऑफ एटम्स देखने को मिल जाती है यहाँ पे, जब भी हम बात करेंगे यहाँ पे हेट्रोसाइक्लिक की, ठीक है? तो हेट्रोसाइक्लिक का मतलब है यहाँ पे कि आपके ऐसे कंपाउंड जहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो आपके रिंग ऑफ एटम्स आपको उसमें देखने को मिलती है। तो अगर हम इसके केस से रिलेटेड बात करते हैं यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे जो आपको फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है यही आपका आंसर है। तो इसमें हमें यहाँ पे आपको हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक, मतलब यहाँ पे हेट्रोसाइक्लिक आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है, जिसका यहाँ पे नाम है ट्रोपोपोलिन। और जो आपके यहाँ पे फुरैन है, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं C4H4O से, इसमें आपको देखने को मिल जाती है, ये एकदम करेक्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे इसका आंसर नहीं होगा। फिर नेक्स्ट अपने पास देख रखा है यहाँ पे थियोफीन, तो यहाँ पे आपका C4H4S इसका यहाँ पे केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा, इसमें भी आपको देखने को मिलती है। और जो लास्ट वाला है इसका केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा C5H5N, ठीक है? तो इन तीनों में ही आपको यहाँ पे हेट्रोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं ये तीनों ही कंपाउंड। और पहला वाला जो है यहाँ पे वो आपका हेट्रोसाइक्लिक नहीं होता है, ठीक है? वो आपका क्या होता है, वो आपका बस यहाँ पे साइक्लिक होता है। इस तरीके से आप इसको यहाँ पे याद रख लो, ठीक है? तो यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला होता है ये आपका क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला ये होता है C7H5OHO, ठीक है? तो अब देखो ये वाले जो क्वेश्चंस है ना, ये थोड़े ज़्यादा डीप में है, तो यहाँ पे मैं यही सजेस्ट करूँगा कि एटलीस्ट आप पहले यहाँ पे 9th और 10th की केमिस्ट्री ज़रूर कर लो। जब सब कुछ हो जाता है उसके बाद फिर आप यहाँ पे इन सब चीज़ों पे जाओ, जैसे इनऑर्गेनिक वगैरह पे। वरना आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिलेबस हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा आप बस यहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ते रह जाओगे, ठीक है? मतलब रिवाइज़ करते रह जाओगे। तो ये चीज़ हमें नहीं करनी है, हमें यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल चीज़ पहले कवर कर लो, ताकि बाद में दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे अपना आंसर क्या है, यहाँ पे ऑप्शन
नाउ आगे बात करते हैं, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है यहाँ पे 2020 में, तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज नॉट अ नेचुरली अकरिंग सिलिकेट, ठीक है। तो देखो सिलिकेट की जब बात करेंगे तो यहाँ पे आपको अर्थ मिनरल से रिलेटेड यहाँ पे टॉपिक आ जाएगा। तो यहाँ पे जो आपको दे रखे हैं फील्ड्स पर जियोलाइट, मीका, ये सब आपके यहाँ पे सिलिकेट होते हैं, ठीक है। पर आपको जो बॉक्साइट होता है यहाँ पे ये नहीं होता है, तो यही अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो डी ऑप्शन अपना यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और देखो अगर इससे रिलेटेड भी आगे हम बात करते हैं यहाँ पे, तो जैसे आपके जो मीका वगैरह है, तो यहाँ पे हम लोग इसको यूज करते हैं ऑयल पेंट्स में, ठीक है। तो ऑयल पेंट में आप इसको यहाँ पे यूज करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक सेकंड, तो यहाँ पे सही से लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पे ऑयल पेंट्स में वगैरह हम इसको यहाँ पे यूज करते हैं। फिर इसके साथ साथ आप यहाँ पे इसको आप यहाँ पे कहाँ यूज करोगे, और इसको आप यहाँ पे यूज करते हो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वगैरह में, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में आप इसको यहाँ पे यूज करते हो, ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। ये भी इस तरीके से पूछ सकता है। अब देखो बॉक्साइट जो होता है यहाँ पे, वो एक तरीके से आपका एल्यूमिनियम का ओर होता है, जिससे आप यहाँ पे एल्यूमिनियम निकालते हो। और बॉक्साइट आपकी एक सेडिमेंटरी रॉक है, ठीक है। सेडिमेंटरी रॉक है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। अब यहाँ पे बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे आप बॉक्साइट यूज़ करते हो, जैसे आपकी इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री में आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, एरोस्पेस इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे आप एरोप्लेन मेक जहाँ पे एरोप्लेन क्रिएट होते हैं, ठीक है, वहाँ पे भी आप बॉक्साइट वगैरह यूज़ करते हो, क्योंकि वहाँ पे भी एल्यूमिनियम यहाँ पे यूज़ होता है। साथ ही साथ अगर हम आगे से रिलेटेड बात करते हैं यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे जो आपका फील्ड्स पर है, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है आपका, तो ये आपका यहाँ पे यूज होता है ग्लास मेकिंग इंडस्ट्री में, ठीक है। जहाँ पे भी ग्लास वगैरह ये सब बन रहा है, तो ग्लास मेकिंग इंडस्ट्री जो है यहाँ पे, वहाँ पे आप इसको यूज करते हो, ठीक है। ये चीज आपको बस यहाँ पे याद रख लेनी है। फिर जो आपका यहाँ पे जियोलाइट है, जियोलाइट जो है यहाँ पे आपका, ये आपका यूज होता है यहाँ पे जो आपके वाटर प्यूरिफिकेशन वाली चीजें होती है ना, उनमें, ठीक है। वाटर प्यूरिफिकेशन वाली चीजों में यहाँ पे ये यूज होता है, ठीक है। तो बस इतना सा पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। तो यहाँ पे जो सिलिकेट नहीं है, बेसिकली नेचुरली अकरिंग सिलिकेट नहीं है, वो है आपका यहाँ पे बॉक्साइट, डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है, 2020 में यहाँ पे पूछा है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नॉट करेक्ट, के नॉट के बारे में बोल रहे हैं। तो देखो सबसे पहली चीज तो आपको यहाँ पे जो याद रखनी है कि यहाँ पे इसकी डिस्कवरी किसने की थी। तो इसकी यहाँ पे डिस्कवरी की थी यहाँ पे रुडोल्फ हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज ने, ठीक है। तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये इसने यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की यहाँ पे इन्होंने डिस्कवरी की थी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। क्यों बोल रहा हूँ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो एल्बर्ट आइंस्टीन है, तो उन्होंने यहाँ पे बेसिकली अच्छे से इसको समझाया था, जिसकी वजह से यहाँ पे इनको फिजिक्स में नोबेल प्राइज भी मिला था, ठीक है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन तो एकदम आपका करेक्ट है। पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जरूर याद रखना, क्योंकि आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है कि क्योंकि इनको नोबेल प्राइज मिला है, तो आप ये समझ सकते हो कि यहाँ पे इन्होंने डिस्कवरी की है, तो ऐसा नहीं है। डिस्कवरी यहाँ पे हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज ने की थी। और हर्ट्ज अगर आपको पता हो यहाँ पे किसकी एसआई यूनिट होती है, तो हर्ट्ज आपकी एसआई यूनिट होती है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की, ठीक है। तो ये भी हम यहाँ पे बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं अपने यहाँ पे एनसीईआरटी सीरीज में भी। तो यहाँ पे यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहाँ पे समझना है, ठीक है। उसको आगे यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करा था इन्होंने, एल्बर्ट आइंस्टीन ने, इसलिए यहाँ पे उनको नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स में। अब दूसरा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि आपको हर एक मेटल के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, तो हर एक मेटल की एक अपनी यहाँ पे थ्रेश होल्ड फ्रिक्वेंसी है, जिसके अगर नीचे आपकी फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये पर्टिकुलर इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलता है। तो वही आपका ऑप्शन नंबर बी आपको बता रहा है। तो ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब देखो सी आपसे क्या बोल रहा है कि मान लो आपकी कोई भी मेटल है, उसका यहाँ पे कोई फ्रीक्वेंसी है वी, वी आपका बड़ा है यहाँ पे थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी से, ठीक है। तो वी जीरो बेसिकली है यहाँ पे ये थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी। तो जब आपका वी बढ़ा है यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो ये आपसे बोल रहा है कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए, तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपकी यहाँ पे चेंज नहीं होती है। तो यहाँ पे जो इन्होंने नॉट लगा दिया ना, इसलिए आपकी ये गलत स्टेटमेंट बन जाएगी। और यही आपका यहाँ पे आंसर होगा, ये आपकी गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पे जब भी आपकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, तो आपको देखने को मिलेगा कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है जो यहाँ पे इजेक्ट हो रहे हैं, तो उनके अंदर जो यहाँ पे बेसिकली उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी आपकी यहाँ पे चेंज होती है, ठीक है। जो यहाँ पे आपको दे रखा था कि नॉट चेंज, तो नॉट जो इन्होंने लगा दिया यहाँ पे टर्म, वो यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि आपकी काइनेटिक एनर्जी भी यहाँ पे चेंज होती है। अब डी ऑप्शन आपसे बोल रहा है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इन प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो यहाँ पे एकदम करेक्ट है कि जो आप यहाँ पे लाइट डाल रहे हो, तो उसकी जो इंटेंसिटी है, कितनी वो ब्राइट है वगैरह, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके यहाँ पे इजेक्ट होते हैं। तो ये भी एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन था जो गलत था, क्योंकि यहाँ पे नॉट स्टेटमेंट में यहाँ पे यूज कर दिया था, जो गलत तरीके से यहाँ पे यूज किया है। तो यहाँ पे राइट आंसर अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ना इसी के साथ हमने यहाँ पे अपने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं यहाँ पे। और इसी के साथ अपनी यहाँ पे केमिस्ट्री कंप्लीट हो गई है। हमने यहाँ पे केमिस्ट्री के सारे पिछले 10 साल में जो भी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए थे, वो हमने सब यहाँ पे डिस्कस कर लिए।
अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर देना। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल जॉइन नहीं किया तो वहाँ पे जॉइन कर लो, वहाँ पे आपको ये पीडीएफ वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, जितना ज़्यादा हो सकता है इस वीडियो को यहाँ पे लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना ताकि दूसरों तक पहुँच पाए, ताकि उनकी भी यहाँ पे हेल्प हो पाए। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।